हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास में क्या क्या पढ़ना चाहिए, इसका मैंने एक वीडियो डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए कि राजस्थान की हिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए। दूसरा, मैंने उस वीडियो के अंदर राजस्थान में संत और संप्रदाय से रिलेटेड और राजस्थान की हस्तकला से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए हैं। वो सारा का सारा एक वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद राजस्थान का जो इतिहास है उसका क्रमिक विकास और उसकी उत्पत्ति का जो क्रम है वो कैसे रहा, वो हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए बिना स्किप किए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। जैसे इति ए प्लस हास, ये एक इतिहास जिसकी संधि हम लोग इस तरीके से करेंगे। इसका मतलब होता है आदि। आदि का मतलब होता है अनंत, यानी कि भूत से लगाकर जो भूतकाल था वहाँ से लगाकर आज तक का यानी वर्तमान समय का ये जो कालक्रम होता है इसको हम लोग बोलते हैं इतिहास। अब इतिहास को 3 भाग में हम लोग बांट देते हैं कि कितने और कौन कौन से भाग में किस तरीके से था। तो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है एक, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल का मतलब हो गया कि जो आदि यानी अनंत, जो पुराने भूतकाल से लगाकर एक यानी कि 10,000 ईसा पूर्व का जो समय था, वो जो समय उसको हम लोग कह सकते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल जो 10,000 ईसा पूर्व साल से लगाकर 2,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था उसको हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे, और ऐतिहासिक काल कहेंगे 2,000 ईसा पूर्व से लगाकर आज तक वर्तमान समय में तक। ये जो समय है इसको हम लोग कहेंगे ऐतिहासिक काल। ये मैंने एक समय के अनुसार मैंने बता दिया। अब इसके अंदर बहुत सारा जो हम लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे शिलालेख मिला है, उस शिलालेख को पढ़ा गया है कि नहीं पढ़ा गया है, उसमें लिपि कौन सी थी, उस लिपि को पढ़ा जा सकता है कि नहीं पढ़ा जा सकता है, इसके हिसाब से उसके प्रमाण जो ठोस प्रमाण है कि नहीं है, ये सारी की सारी हम इस तरह से अलग अलग और हम देख सकते हैं। जैसे प्रागैतिहासिक की बात करेंगे तो ये सब काल्पनिक हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा हुआ था। इसके प्रमाण तो काफ़ी अच्छे से उपलब्ध हुए हैं, ठोस प्रमाण हैं ऐसा कह सकते हैं, ठोस प्रमाण हैं जो कि ये कहलाता है कि ये काल्पनिक है। दूसरा, प्रमाण ठोस है लेकिन कह सकते हैं अलिखित है, लिखे हुए कहीं पे भी नहीं है। दूसरा, पुष्टिबद्ध और प्रमाणीकरण का अभाव है। यहाँ पे किसी को हम लोग ऐसा नहीं कह सकते ये प्रमाणित करते हैं कि ये प्रागैतिहासिक काल का ही कोई चीज़ है, तो ऐसा हम लोग उसको पुष्टि नहीं कर सकते। दूसरा, ये सिर्फ कल्पना के ऊपर ही आधारित हैं, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब आद्य ऐतिहासिक के बारे में अगर किसी ने पूछ लिया जाए तो भाई उसमें लिपियाँ हमें मिली हैं बहुत सारी, लेकिन लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी आपको पता है कि शिलालेख या कोई लिपि मिल गई, इसका मतलब उसके ठोस प्रमाण तो है, ऐसा हमें पता चल रहा है। दूसरा, पुरातात्विक सामग्री इसके अंदर बहुत सारी मिली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो लिपि है या फिर उसमें किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये आपको याद रखना है। अब हम ऐतिहासिक काल से रिलेटेड भी पढ़ लेते हैं कि वर्तमान समय में जो भी हम लोग कर रहे हैं ये सारा सारा ऐतिहासिक है। आप जो भी लिख पा रहे हो वो समझ भी पा रहे हो, लिखा भी जा रहा है आप उसको, ये सारी की सारी जो लिपि है ये सभी आप समझ पा रहे हो। इसका मतलब लिखित भी है और क्रमबद्ध भी है और जानकारी भी देती है। यहाँ से ये हुआ, आज से 10 साल पहले ये था, 20 साल पहले ये था, 100 साल पहले ये था, 1000 साल ये पहले था, 2000 साल तक इस तरह से था। क्योंकि हम लोग राजवंश भी पढ़ते आ रहे हैं राजस्थान के इतिहास में, वो सारा राजवंश भी हम कहीं से न कहीं से पढ़े तो उसकी तारीख तक याद है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं न कहीं लिखा गया है, तो ये ऐतिहासिक काल के अंदर आता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखिए, आदि मानव से आधुनिक मानव के विकास और उत्पत्ति का जो चरण है
उसको हम लोग क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको याद रखना है, सभ्यता। अब देखिए, यूरो अफ्रेशिया यानी कि यूरोप, ये सब महाद्वीप से रिलेटेड है। महाद्वीप तो हम अब कह रहे हैं, लेकिन उस टाइम में ऐसा यूँ कहते थे कि यूरो अफ्रेशिया यानी कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र की बात करें कि सबसे पहले यहाँ पे प्रथम चरण की बात करेंगे हम लोग कि नील की सभ्यता सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से खोजी गई थी, जिसके अंदर मिस्र के, आपको याद होगा पिरामिड वगैरह, ये सभी की सभी जो मिस्र के अंदर नील, जिसको अभी वर्तमान में मिस्र को हम लोग इजिप्ट कहते हैं, वही वहाँ पे नील नदी निकलती हैं। अब ये नील की जो सभ्यता है वो सारी की सारी आपकी अफ्रीका से रिलेटेड है। दूसरा, दजला व फरात, ये भी नदियाँ हैं इराक और ईरान के अंदर, जहाँ हम लोग कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता तीन तरीके से कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सुमेरियन, असीरिया और बेबीलोनिया, ये देश हैं जहाँ के इनके पास में ये इस तरीके से पनपी थी। आगे देखिए, सिंधु नदी या सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी हमारी प्रथम चरण की सभ्यताओं से रिलेटेड हैं। अब द्वितीय चरण की बात करेंगे। देखिए, चीन के अंदर भी जो है हम लोग चीन या पीली नदी सभ्यता से रिलेटेड हम कह सकते हैं। सिंधु सभ्यता का जो वैदिक सभ्यता का से रिलेटेड था, वो सारा का सारा पोर्शन द्वितीय चरण में था। फिर दक्षिण पूर्व की बात करेंगे तो हिंद एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जिसको गरुड़ सभ्यता भी कह सकते हैं, और यूरोप के अंदर ग्रीक या यूनान सभ्यता का भी विकास हुआ था। ये हम द्वितीय चरण की बात कर रहे हैं। यूरोप में रोमन सभ्यता भी हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए, आगे की बात करेंगे हम कि सभ्यताओं का जो क्रमिक विकास है उसका क्रम क्या है, किस तरीके से कह सकते हैं कि सबसे पहले जैसे पाषाण यानी पत्थरों का युग हुआ था, क्योंकि उस टाइम में औजार भी पत्थरों के ही बनते थे। जो आदि मानव था वो पत्थर फेंक कर, शिकार कर कच्चा मांस ही खा जाया करता था, इस तरीके से। फिर थोड़ा उसका नॉलेज बढ़ा थोड़ा, फिर वो धातु के ऊपर आया, और फिर धातु से वो सारे के सारे शिकार करने लगे, धातु के यंत्र बनाने लगा, अलग अलग तरह के धातु का उपयोग करने लगा। फिर और उसका दिमाग और उसके विकास हुआ तो विज्ञान के अंदर आ गया, जिसको हम कहेंगे विज्ञान युग। जो भी आपको पता होगा, सारा जनपद हम लोग पढ़ेंगे, राजपूत काल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे भारत के अंदर गणतंत्र आ गया है, लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति, तो ये सारी की सारी ये विकास हुआ है, मानव का जो दिमाग का विकास है, तभी ये सारे के सारे युग की हम लोग इस तरह से बात कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर पढ़ लेते हैं सबसे पहले पाषाण युग। अब पाषाण युग को तीन भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। इस तरीके से आपको याद रखना है। पूरा पाषाण की बात करेंगे तो सबसे पूरा यानी पुराना, ऐसे तो उस टाइम में आदि मानव से रिलेटेड था, जंगली अवस्था में ही रहा करता था और झुंड में रहता था। दूसरा, कच्चा मांस खाया करता था, उसको ये पता नहीं था कि मांस को पका के भी खाया जा सकता है, इस तरीके से। दूसरा, पूरा पाषाण, पाषाण का मतलब पत्थर होता है, इसका मतलब वो शिकार के लिए केवल और केवल पत्थरों का ही उपयोग कर अपना शिकार किया करता था और पेट गुजारा किया करता था। अब मध्य पाषाण की बात करेंगे तो उस टाइम में थोड़ा सा उसका दिमाग डेवलप हुआ और उसने पशुपालन करना स्टार्ट किया। पशुपालन के साथ साथ उसने आखेट की प्रवृत्ति, आखेट का मतलब होता है आपके शिकार करने की प्रवृत्ति, इस तरीके से। दूसरा, उस टाइम में भी सब झुंड में ही रहता था, तो अभी भी वापस वो क्या है, झुंड में ही रह रहा है। तो ये थोड़ा सा नया क्या हुआ इस काल में कि वो पशु से रिलेटेड उसका दिमाग कि भाई मेरे को पशुओं से अच्छा कुछ मिल सकता है, दूध दही मिल सकता है, दूध वगैरह ये चीज़ें, तो वो पालने लगा था, कुत्ते पालने लगा था, जिससे कि उसको सेफ्टी से रिलेटेड कि हाँ हम इनसे कुछ बचाव कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ऐसा उसके दिमाग में आया था पशुपालन से रिलेटेड। आगे उत्तर पाषाण की बात, तो उत्तर पाषाण के अंदर आदिम कृषि, जो पुराने ज़माने में जो कृषि हुआ करती थी, खेती बाड़ी, पत्थर के यंत्र बनने लगे, कुछ औजार बनने लगे पत्थरों के, और वो नदी के किनारे रहा करता था, क्योंकि उसको पता चल गया कि मेरे को अगर खेती बाड़ी करनी है और खेती बाड़ी में अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो पानी कहाँ से आएगा,
इसलिए वो नदी के किनारे ही बसा करता था ऐसा। और जब उसको पता चल गया कि भाई मेरे को अभी यहीं पे खाना वाना बनाना है, यहीं पे खेती बाड़ी करनी है, तो वो वहाँ पर स्थायी बस्तियों के रूप में बसने लग गए। वो जो काल था उसको हम कहेंगे उत्तर पाषाण काल। अब आगे बढ़ रहे हैं, धातु युग। धातु युग का मतलब इस टाइम में धातुओं का उसने खोज कर दिया था, धातुओं से वो परिचित हो गया था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी धातुएं भी उसने यूज़ करी, जैसे तांबा किया उसने, कांसा भी किया, लोहा भी किया, फिर ये धातु वाला युग कहला रहा है। सबसे पहले उसको ताम्र पाषाण युग कहेंगे, ताम्र कांस्य युग और लोह युग। ये हम लोग 3 तरीके से पढ़ेंगे। विज्ञान युग की बात करेंगे तो ये सारा जनपद, राजपूत काल, इस तरीके से लोकतंत्र, ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अब देखिए, जो हम लोग अभी देख रहे थे कि धातु युग जो है उसके अंदर ताम्र पाषाण युग या ताम्र कांस्य युग, ये जो है इसके अंदर क्या क्या था, तो इसको देख लीजिए कि ताम्र पाषाण काल की बात करेंगे तो इसके अंदर धातु खोजी गई थी। धातु के फिर धातु खोज दी तो अब उसके उपकरण बनाने लग गए, उसके औजार बनाने लग गए, उससे क्या क्या बन सकता था कि वो उसने बनाने की कोशिश करी और उसका उपयोग करने लगा था। फिर उसकी आखेट की जो प्रवृत्ति यानी शिकार करने की प्रवृत्ति थी, तो वो शिकार करने में उसको सुविधा होने लगी। अच्छे अच्छे औजार बना लिए तो तीखे औजार से वो जल्दी से किसी के भी ऊपर आक्रमण कर सकता था, उसके ऊपर शिकार कर सकता था। फिर वो कृषि के औजार भी बनाने लग गया। तो इस तरीके से धातु जो है ताम्र पाषाण काल के अंदर इस तरीके से वो परिचित हो गया था। ताम्र कांस्य काल के अंदर की बात करेंगे तो वो कृषि व्यापार करने लग गया था इस तरीके से, और नगरों के साथ यानी बस्ती बनाकर रहने लग गया था, इसलिए हम लोग कहेंगे नगरीकरण, ऐसी व्यवस्था उस टाइम में हो गई थी। लोह काल की बात करेंगे तो ये क्रांतिकारी, इस तरीके से क्रांति आ गई थी, मतलब हर काम में मतलब उसको डेवलपमेंट हो गया था दिमाग का, तो उसको हम कहेंगे क्रांतिकाल। अच्छे अच्छे अलग अलग नए नए वो आविष्कार करने लग गया था। जब नए नए आविष्कार करने लगे तो उसके दिमाग में आ गया कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा। तो इस तरीके से अब ये सब कुछ अगर आप अपना ही मानने लगे हुए तो लड़ाई झगड़े होंगे, तो इसका मतलब युद्ध और संघर्ष भी होने लगा। गाय भैंसों के लिए, पशुओं के लिए होने लगा, भूमि से रिलेटेड होने लगा। इस तरीके से लोह काल के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। फिर जनपद काल आया, तो इसमें समाज बनने लग गया। फिर समाज के बाद राजाओं का शासन आ गया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं राजतंत्र। और फिर राजतंत्र के बाद अब वर्तमान के अंदर फिर वो स्थायी निवास करने लग गया था, या फिर लोकतंत्र वगैरह ऐसा कुछ आने लगा था। तो ये सारा इस तरीके से हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। अब ये तो ओवरऑल जो हिस्ट्री थी उसके बारे में बात थी। अब हम सिर्फ राजस्थान के बारे में उसको रिलेट करके देख रहे हैं कि राजस्थान में जो सभ्यता का जो क्रम था उसका विकास कैसे हुआ था, तो वो देख लीजिए। ये एक छोटा सा मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखा है, टेबल इन द सेंस ये छोटा सा मैंने चार्ट बना रखा है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल में कौन कौन सी सभ्यताएं आती हैं, जो आप लोगों ने बहुत सी बार पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ी तो आपको सब पता चल जाएगा। ऐसे देखो मैंने गोले बना रखे हैं, जैसे नागौर की यानी बागौर की सभ्यता कैसी है, गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा, बालाथल, ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो कालीबंगा की सभ्यता थी वो कौन से युग की है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। बेराट की जो सभ्यता है वो कौन से युग की है, ऐसा भी आपको याद रखना है। सबसे पुरानी इतनी जितनी भी आप लोग पढ़ेंगे उसके अंदर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि सबसे पुरानी कौन सी सभ्यता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो है ये चार्ट अगर आपको याद रहेगा तो ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अब मैं आपको चार्ट को थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि पाषाण काल की बात करेंगे तो पाषाण काल 3 तरीके से था, आपने ने पढ़ा था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण काल। तो पूरा पाषाण की बात करेंगे जो तो नागौर के अंदर डीडवाना है, जायल है, लूणी, इंद्रगढ़ और दर, ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ की जो सभ्यता का जो काल है, यहाँ से जो भी औजार वगैरह अपने को जो मिले हैं वो सारी सारी पूरा पाषाण काल से रिलेटेड है। मध्य पाषाण काल में कहाँ कहाँ खोजा गया था उसके अवशेष अभी देखिए, बागौर जो भीलवाड़ा के अंदर हैं वहाँ पे जो अवशेष मिले हैं खेती के, वो सारा का सारा मध्य पाषाण काल के हैं। फिर गरदड़ा बूंदी के अंदर भी हैं, वहाँ से भी मिले।
उत्तर पाषाण काल की बात करेंगे तो तिलवाड़ा, ये आपको याद रखना है। फिर नौह, ये भी एक जगह है। तो ये उत्तर पाषाण काल के यहाँ से अवशेष मिले और ये आपको याद रखना है। अब धातु युगीन के अंदर 3 तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, ताम्र पाषाण, ताम्र कांस्य काल और लौह। अब ताम्र पाषाण काल की बात करेंगे तो जो गणेश्वर सभ्यता है आपकी कांतली नदी के यहाँ पे सीकर में, वो आपकी इसके ताम्र पाषाण काल की है। फिर ताम्र कांस्य काल, कालीबंगा, बालाथल, आहड़, रंगमहल, ये सभ्यता, ये सबसे इम्पोर्टेंट ताम्र कांस्य काल, इसलिए ये मैंने गोले बना रखे हैं इसके ऊपर। लौह काल की बात करेंगे तो सोनारी, जोधपुरा जयपुर के अंदर है, याद रखना है इस तरीके से। फिर इसवाल कहाँ पे है ये सबको पता होना चाहिए, उदयपुर में, ऐसे। अब जो राजपूत काल था उसके अंदर की बात करेंगे तो उसमें जनपद काल था, मौर्य गुप्त काल था, प्रतिहार, चौहान, इस तरीके से देखा जाए तो यह सारे के सारे। जनपद काल के अंदर मत्स्य जनपद था, बेराट की राजधानी इस तरीके से कह सकते हैं मत्स्य जनपद, सीवी जनपद नगरी इस तरीके से था। फिर मालव जनपद, इस तरीके से वो नगर को हम लोग कहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको जनपद काल के अंदर। मौर्य गुप्त काल की बात करेंगे तो बयाना, कनसुआ, बेराट, गुरारा, चित्तौड़, ये सारी की सारी मौर्य गुप्त काल से रिलेटेड हैं। प्रतिहार चौहान काल की बात करेंगे तो मंडोर, फिर ओसिया, भीनमाल, चंद्रावती, सांबर, नाडोल, ये सबसे महत्वपूर्ण जो है स्थान से रिलेटेड हमने अभी देखा। आगे देख रहे हैं ऐसी कौन कौन सी सभ्यताएं जो राजस्थान के एग्ज़ामों में पूछी जाती है और आपको उनके बारे में कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए। तो जैसे बागोर की सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, फिर आपकी बालाथल, आहड़ और बेराट, ये सभ्यता कम से कम आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आज इस वीडियो के अंदर एक पार्ट ही लेंगे, इसका एक और पार्ट हम बाद में आएगा। तो इस वीडियो के जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है इसमें कालीबंगा को हम अच्छे से पढ़ लेंगे, बाकी वाला दूसरे वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो देख लीजिए कालीबंगा, यह कालीबंगा जो है सिंधी भाषा से रिलेटेड। काली का मतलब कालीबंगा जो है ये सिंधी भाषा का शब्द, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, हाथ में पहनी जाती है चूड़ियाँ, वो कालीबंगा से रिलेटेड। काली यानी काली और बंगा का मतलब चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का ही हम लोग इसको कहेंगे, इसी का रूप में ही है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर उसका विस्तार है। तो जो हमारे यहाँ पे हैं, इसकी सिंधु घाटी की जो राजधानी कहेगी तो राजधानी रावी नदी और सिंधु नदी के आसपास को हम लोग कहेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, 2 तरह के जो स्थान हैं वो आपके पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से। अब घग्गर नदी, उसका जो अवशेष है, अब घग्गर नदी भी इन्हीं से रिलेटेड है। अब घग्गर नदी का के तट पर जो कालीबंगा का जो अवशेष मिला था, उसका जो घग्गर नदी अवशेष हमारा सरस्वती नदी का है, ये आपको पता ही है। अब दूसरी बात हम करेंगे कि घग्गर नदी के यहाँ पे जो खोज किसने करी, तो आपको याद रखना है अमलानंद घोष के द्वारा खोज करी गई थी। अब डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार अगर हम बात कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता जो कालीबंगा है, इसको हम लोगों ने डॉक्टर शर्मा ने या दशरथ शर्मा ने इसको तीसरी राजधानी घोषित किया था। ये आपको याद रखना है। कभी पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी थी, पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तो ये आपको पता होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लेकिन तीसरी राजधानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वो किसने बोली थी? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसको बोली थी? कालीबंगा को। ऐसे किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार 5वां जो सबसे बड़ा शहर था वही आपका इस तरीके से कालीबंगा ही रहा था, ऐसा आपको याद रखना है। अब हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, ये जो 2 अभी ज़िले हैं वर्तमान के अंदर, तो वर्तमान में तो ये हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा शुरुआत से अगर पूछा जाए तो पहले हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर एक ही हुआ करता था। तो शुरुआत में तो ये आपके क्वेश्चन जो है कन्फ्यूज़न के अंदर आ सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है
कि वर्तमान में अगर पूछा जाए तो ये हनुमानगढ़ के अंदर है, लेकिन प्रारंभ में राजस्थान जब बना तो हनुमानगढ़ नाम से कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट था ही नहीं, अभी जाके बना है। तो उस टाइम में ये श्री गंगानगर के अंदर ही आया करता था। अब इसका कार्यकाल या विकास काल की बात करेंगे तो C14 पद्धति के अनुसार 2300 से लगाकर 750 ईसा पूर्व ताम्रकांस्य युग के अंदर ये आती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब इसके पास बहुत सारी सभ्यता के रूप में ये विकसित हुई थी। और दूसरा, अब इसके काफ़ी सारे जो हैं कुछ अवशेष इसमें मिले हैं अपने को, वो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखना है। अब कालीबंगा सभ्यता की जो खोज किस जिले में की गई थी, तो मैंने आपको बता दिया श्रीगंगानगर जिले, क्योंकि हनुमानगढ़ जिला उस टाइम में था नहीं, इस वजह से। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो हनुमानगढ़। घग्गर नदी के उपनाम की बात करेंगे तो मृद नदी, नट नदी, फिर आपको याद रखना है स्त्रोता, दृश्यवती, चौतांग, ये सारी की सारी आपको याद रखना है। प्रथम जानकारी के अनुसार अगर हम बात करें तो LP टिसी टोरी जो था उसके द्वारा ये सारी खोज करी गई थी, जानकारी इसने दी थी। लेकिन खोज करने वाले डॉक्टर अमलानंद घोष जो हैं उन्होंने 1952 में इसकी खोज करी थी। लेकिन जो खुदाई करने का, उत्खनन का जो कार्य था वो 2 चरणों में हुआ था। BB लाल यानी ब्रज बिहारी लाल के द्वारा 61 से 64 तक, और फिर BK थापर यानी बाल कृष्ण थापर, MS वत्स यानी माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने मिलकर 68-69 में खुदाई करी थी। फिर कालीबंगा MD खरे भी थे इसके साथ, तीनों ने मिलकर करी थी। लेकिन अब आगे देखिए, कालीबंगा यानी नदी के किनारे 2 टीलों के रूप में ये विस्तृत हुई थी। अब कौन कौन से टीले थे, एक तो पश्चिम का टीला था, एक पूर्व का टीला था। पश्चिम के जो टीले थे उसमें क्या क्या अवशेष मिले हैं और पूर्व के टीलों से क्या क्या अवशेष मिले, ये आपके सामने हैं। जल्दी से देख लीजिए। पूर्व का टीला पहले देख लीजिए आप। पूर्व का टीला नगर का क्षेत्र, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं, नगर नियोजन, सड़कें, नालियाँ, कृषि, व्यापार, तंदूर, इस तरीके से आपको बेलन की आकृति की मुद्राएं वगैरह ये सारी चीज़ें मिली थी। पश्चिम वाला जो टीला था उसको वहाँ से क्या क्या मिला, दुर्ग मिला जिसको गढ़ी क्षेत्र कहते हैं। प्राक हड़प्पा काल से रिलेटेड अवशेष मिले। मिट्टी का लघु यानी छोटा दुर्ग मिला, है ना। जुता हुआ खेत से रिलेटेड भी मिले थे। फिर जीर्ण शीर्ण बस्ती के अवशेष भी मिले। ये आपको थोड़ा बहुत इस तरीके से आपको याद रखना है। अब इनको अगर एक साथ समराइज करके बोला जाए कि कौन कौन से प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, तो देखिए, विश्व में पहली बार जुता हुआ खेत, ये पश्चिम वाला जो टीला था उसके अंदर मिला ही था, आपको भी मैंने बताया। मिट्टी का छोटा दुर्ग, कच्ची एवं धूप से सुखाई गई ईंटें, फर्श जो भी होता था उस पर अलंकृत ईंटें, यानी कि उस पर कोई भी डिजाइन वाली ईंटें, समकोण पर काटती हुई ग्रिड पैटर्न की सड़कें, नालियाँ, इस तरीके से। लकड़ी की नालियाँ, ये अच्छी बात है, लकड़ी की नालियाँ के अवशेष आपको कालीबंगा से मिले। लाल काले मृदबांड मिले। मृदबांड का मतलब मिट्टी के बर्तन, ऐसे आपको याद रखना है। व्याघ्र अंकित मुद्रा, इस तरीके से भी वो तांबे की मिली थी। बेलनाकार मोहरे भी मिली है। मिट्टी का तंदूर मिला है। मिट्टी का केक यानी चबूतरा टाइप इस तरह से मिला था। बेल की खंडित मूर्ति मिली। बेल यानी आपके गाय का बेल होता है वो वाला। फिर छिद्रित कपाल खंड यानी खोपड़ी मिली ऐसी, छिद्रित खोपड़ी से यहाँ हम लोग ऐसे समझते हैं कि उस टाइम में भी जो डॉक्टर से रिलेटेड कुछ हुआ करता था, यानी शल्य चिकित्सा के अवशेष, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। भूकंप के प्रमाण मिले, यानी कि ये जो सभ्यता थी उसका जो नाश हुआ था यानी नष्ट हो गई, किसके कारण कि भाई भूकंप आया होगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो भूकंप के प्रमाण भी मिले। फिर कर्ण कुंडल और कांस्य दर्पण, मतलब कर्ण कुंडल का मतलब कानों में जो कुंडल ऐसे ऐसे गोल गोल से डालते हैं वो। कांस्य दर्पण का मतलब कांस्य का ऐसा दर्पण यानी कांच, इस तरीके से भी मिले। 3 प्रकार से समाधान हुआ कर। समाधान का मतलब लोगों को दफनाने का जो तरीका था वो 3 प्रकार का था, ऐसा आपको याद रखना है। जैसे एक अंडाकार समाधि भी हुआ करती थी। फिर इनको वहाँ से कृषि के प्रमाण भी मिले, सिंधव लिपि के, हवन कुंड के, यानी हवन कुंड के मिलने का मतलब अग्नि से रिलेटेड कुछ समझते थे, अग्निवेदिका वगैरह, है ना।
अब वो व्यापार भी करते थे तो माप और बाट वाट इस तरीके से उनका भी उपकरण थे, तो इनके भी मिले थे। फिर शंख निर्मित चूड़ियाँ भी आपकी मिली थी। ईंटें मिली थी, ईंटों की साइज इस तरीके से थे 30, 15, 7.5 की साइज़ की मिली थी। फर्श पर अलंकृत मैंने ईंटें आपको बताई दी थी। कच्ची ईंटें भी बताई थी मैंने। जो कच्ची थी उनको धूप में सुखाकर फिर उपयोग में किया जाता था। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने एक डायग्राम में बता रखा है, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, इसमें सारी चीज़ें आप देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाला मैटर नहीं है। भवनों की आकृति ये सारी की सारी, ये लाल काले जो मृदबांड थे, मिट्टी के बर्तन, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। व्याघ्र अंकित चित्ता यानी व्याघ्र अंकित मुद्रा जो मैंने बोला था वो इस तरीके से व्याघ्र अंकित मुद्रा। बेल की भी बात करी थी तो मैंने इस तरह से बोला है कि मिट्टी के बेल की खंडित मूर्ति तो इस तरीके से आपको मिली, इस तरह से डायग्राम में देख लीजिए आप। फिर हवन कुंड है ना, यज्ञ वेदिका, स्वास्तिका चिन्ह, ये भी आपको ग्रिड पैटर्न, ये सब बाट माप, ये सारे उपकरण वगैरह, ये सब चीज़ें हमने अभी पढ़ी। बेलनाकार मुद्राएं, शल्य चिकित्सा के अवशेष है ना, मैंने क्या बोला, खोपड़ी, छिद्रित खोपड़ी, तो ये सारी भूकंप के प्रमाण, यानी भवनों के जो दीवारें हुई वो उसके ऊपर दरारें वगैरह, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भूकंप आया होगा था। समाधान जो 3 तरीके से मैंने बताया वो इस तरीके से था। एक का जो सिर है वो उत्तर की तरफ, इस तरह से हम कह सकते हैं। दूसरा कोई बैठक वाला भी हो सकता है, समाधि नुमा। और तीसरा जिसका दक्षिण की तरफ सिर, ऐसा जिसमें उसके साथ सवेरे से लेकर साथ संवरना से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें उसके साथ दफनाई जाती थी। ये सारा का सारा, जो भी ऐसा मानते थे कि कोई कोई पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि वापस उसका जन्म होगा। ऐसा सेंधव लिपि के प्रमाण भी मिले, यानी सर्पिलाकार की बात करेंगे सेंधव लिपि के अंदर, इस तरीके से आपको याद रखना है। भाव चित्रात्मक भी कह सकते हैं। सर्वाधिक जो चित्र थे उसके अंदर मछली के सबसे ज़्यादा चित्र थे उसमें, है ना। अन्य की बात करेंगे, ऐसे ऐसे कौन कौन से थे, स्वास्तिक बना हुआ था, पेड़ पौधे, सूर्य का चित्र, चंद्रमा का चित्र और हिरण नदी के आसपास था, तो इस तरीके से चित्र भी उसमें अलंकृत थे। कृषि से रिलेटेड भी वो काफ़ी ज़्यादा परिचित थे। तो कुछ फसलें थी जैसे गेहूँ, जौ, चना, कपास, सरसों, इस तरीके से तिल, राई, रागी, ये सारी फसलें उस टाइम में बुआई किया करते थे। अर्थव्यवस्था में इनका, कृषि का काफ़ी ज़्यादा योगदान था, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी और 5वां सबसे बड़ा नगर बताया था, ऐसा आपको याद रखना है। कालीबंगा सभ्यता के प्राचीन टीले के ऊपरी स्तर में ऊंट की अस्थियां खोजी गई, ये ध्यान रखना, ऊंट। फिर ऊंट के पूर्णतया अनभिज्ञ थे वो, ऐसा भी आपको याद रखना। ऊंट जो था वो ये उनके लिए कोई नया जानवर था। ऊंट तो अब हम लोग कह रहे हैं, लेकिन उस टाइम में वो ऊंट जानते ही नहीं थे, ऐसा। इसके नष्ट होने के कारण कि घग्गर नदी में या तो बाढ़ आ गई थी या फिर भूकंप आ गया था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो टॉपिक था अभी तक हमने कालीबंगा तक हमने कंप्लीट पढ़ा। आपको ये जानकारी कैसी लगी मेरे हैंड रिटन नोट्स की? और पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए, और इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको भी ये हैंड रिटन नोट्स जो है इनसे आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, वीडियो को अच्छे से देखिए बिना स्किप किए, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में आपको थोड़ा अच्छा सा ज्ञान दे दिया जाए। चलिए मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में। ओके।